इलेक्शन तो लाजमी होंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। शेख रशीद की मीडिया से धुआंधार गुफ्तगू। मुझे पूरी उम्मीद है जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जनरल इलेक्शन दो सूबों में हुक्म अदूली करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक करेगा और अदालत के कटहरे में खड़ा होगा। गरीब मर रहा है, गरीब ज़बा खाने में है और ये इक्तदार के मस्ती के मैखाने में है। गरीब इनको ऐसा सबक सिखाएंगे, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होके रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान में इन आने वाले इलेक्शंस को नहीं रोक सकती। शेख साहब ये आज ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए केस की समाअत हुई है, 3 रुकनी बेंच ने की है और जिसमें कि इलेक्शन कमीशन से ये पूछा गया कि उन्होंने अब तक क्या कारकर्दगी दिखाई है इस वोट को, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट को हक दिलाने के लिए, और उन्होंने कुछ और नुकात भी कहे हैं जो कि लीगल साइड जवाब देगी। शिबली साहब देखिए, जिस तरह शेख साहब ने कहा, हमने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में 2 ख़ास अमेंडमेंट्स की थी। एक था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस कराया जाए और दूसरा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक दिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तो जो हशर हुआ वो आपने देखा कि इस हुकूमत में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो पांव घसीटते रहे और उन्होंने उसको डिले करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन कराने का वो एक वाहिद तरीका था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा जो ओवरसीज़ वोटिंग का राइट था, जो कि इस हुकूमत ने आते ही दोनों अमेंडमेंट्स को उड़ा दिया, उसका बुनियादी मकसद ये था कि वो इनका ख्याल ये था, इनका कयास ये था, नंबर 1 कि जो EVM है वो तो इनको सूट ही नहीं करती, बिकॉज इनको साफ और शफाफ इलेक्शन इनको सूट ही नहीं करते हैं। और जहाँ तक कि ओवरसीज़ के वोटर्स का ताल्लुक है, इनका कयास था, इनका ख्याल था कि उनमें से मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देगी। इन बुनियाद पे इस बुनियाद पे इन्होंने इस लॉ को आते साथ ही हटाया। इसके अलावा कि वो नैब अमेंडमेंट्स वो तो अपनी जगह पर हैं। अब इसमें मकसद ये था कि ओवरसीज़ वोटिंग का हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों समझती है कि वो बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे आजकल के जो मुआशी बहरान में हमने ये देखा है, जिसमें कि डॉलर अब 300 रुपये से ऊपर चला गया है। पाकिस्तान के 2 ज़राए थे, एक एक्सपोर्ट्स और एक जो है ओवरसीज़ वर्कर्स की रेमिटेंसेस, और तीसरी होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये 2 चीज़ें, एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस, ये जो है तो बहुत ही ज़रूरी होती हैं हमारे लिए। जब से ये आए हैं इन्होंने इस कानून को हटाया और ओवरसीज़ वर्कर्स को उन्होंने रेमिटेंस अपनी कम कर दी हैं। जो अदाद शुमार हैं, 16% रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, क्योंकि जो ओवरसीज़ वोटर्स हैं वो इस बात पे सख्त नाराज़ हैं कि क्यों उनको जो एक वोट का हक दिया गया था उसको क्यों उनसे छीना गया है। बुनियादी तौर पे हमारी जंग, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग, यही है कि हम मुल्क के हर उस फर्द को जो कि इस मुल्क की तरक्की में, खुशहाली में अपना हिस्सा डालता है, उसको हम भी एक हक दें। उनकी भी कुछ हुकूक हैं। वो लोग जो पाकिस्तान जाके और ज़र मुबादला कमा के मुल्क भेजते हैं, अब उन्होंने वो भेजना छोड़ दिया है, बहुत कम हो गए हैं। इसलिए हमारी ये जो बुनियादी जो हमारी जो पिटीशन का मकसद था वो ये था कि उनको वोट का हक दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसी तरह हमेशा ड्रैग किया है कि वो नहीं चाहते थे, किस वजह से नहीं चाहते थे वो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये देखा कि पायलट प्रोजेक्ट्स हो सकते थे इसको टेस्ट करने के लिए, लेकिन जब नीयत ही ना हो तो फिर जाहिर है कि काम आगे कैसे बढ़ेगा। अब जो लीगल साइड है उसको फैसल आपको बताएंगे। ये आरिफ चौधरी ने। हाँ, आरिफ साहब, बुनियादी तौर पर मामला जो था, ये पिछली गवर्नमेंट ने, PTI की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये किया कि ये जो कई सालों से ये जो मामला चल रहा था, इसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में इफेक्टिव करने के लिए लफ्ज़ शेल कर दिया, कि जिसका मतलब ये था कि ये बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पर कि वो पायलट प्रोजेक्ट्स करे, और ये राइट जो एग्जिस्ट करता है आर्टिकल 17 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको इफेक्टिव बनाने का मैकेनिज़्म तैयार किया जाए। और वो मैकेनिज़्म तैयार करने के लिए काम किया गया, लेकिन कोशिश ये थी, मौजूदा हुकूमत जो आई पहले दिन से ये चाहते थे कि इसको ये ख़त्म करें। इन्होंने वो जो अमेंडमेंट की थी, इन्होंने PTI ने उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया। सबसे पहला कदम ये उठाया कि उसे ख़त्म किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि वही सेक्शन 94 जो था इलेक्शन एक्ट का,
اس پہ واپس چلے گئے. اب وہ معاملہ بجائے یہ کہ کام ہو سکے اب اس کو انہوں نے اسی سطح پہ لا کے کھڑا کر دیا. تو ہم نے پیٹیشن جو دائر کی تھی وہ اسی مقصد کے لیے پیٹیشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جواب انہوں نے جو اب داخل کرنے ہیں, صاحب ناظرہ نے جواب دیا ہے, اور پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی جواب داخل کرے گا. آئندہ امید یہ ہے کہ یہ کام ایفیکٹولی ہونے کے لیے سپریم کورٹ ایفیکٹو آرڈر پاس کر دے. شیخ صاحب کیا کہیں گے, جس رفتار سے الیکشن کمیشن کام کر رہا, آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 1 سال میں یا 6 مہینے میں یہ سارا سسٹم کمپلیٹ؟ دیکھیں, شبلی نے تفصیلی بات چیت کر دی ہے, لیگل سائیڈ نے بھی کر دی ہے. انہوں نے ابھی تک کوئی پائلٹ پروجیکٹ بھی شروع نہیں کیا, لیکن مجھے امید ہے کہ جو فیصلہ 3 رکنی بینچ نے دیا ہے, جو کہ ساری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, جس کی غلط اصطلاح استعمال کر رہے ہیں, مجھے پوری امید ہے جو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی جنرل الیکشن 2 صوبوں میں حکم عدولی کرے گا, وہ سپریم کورٹ کی تصدیق کرے گا اور عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا. غریب مر رہا ہے, غریب ذبح خانے میں ہے, اور یہ اقتدار کے مستی کے مے خانے میں ہے. غریب ان کو ایسا سبق سکھائیں گے, الیکشن ہوں گے, الیکشن ہو کے رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان میں ان آنے والے الیکشنز کو نہیں روک سکتی. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ گورنر کے پی نے جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کی تاریخ کا اعلان نہیں کر کے, کیا پاکستان تحریک انصاف اور آپ جو ہے گورنر کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ دیکھیں, یہ بڑا سپریم کورٹ نے کان کے پاس سے ماری ہے یہ جو رولنگ ہے گورنر کے پی کے. اب گورنر کے پی کے الوی صاحب کو ملا ہے, شبلی الوی صاحب سے جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا بات کی ہے. لیکن گورنر اور پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, امیدوار میدانوں میں نکل آ رہے ہیں, پارٹیاں ٹکٹ جو ہیں اپنے تقسیم کرنے کی میٹنگز کر رہی ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو یہ مہنگائی کا طوفان اور سمندر اور 300 روپے کا جو کم و بیش 300 روپے کا ڈالر ہوا ہے, نہ فنڈنگ ہے, نہ ڈالر ہے, نہ پیٹرول ہے, شرح سود بڑھائی ہے, یہ ساری عوام کو جو ذبح خانے میں ڈالا ہے, یہ انشاءاللہ ووٹ پہ لوگ انتقام لیں گے اور عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے.